जय श्री राम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक जूल हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि एक वायर के अंदर जब कोई करंट पास हो रहा होता है तो थोड़ी देर बाद वो वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इसका फुल मैकेनिज्म आज हम स्टडी करने वाले कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो जूल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये जूल हीटिंग इफेक्ट दिया था, मीन्स ये रीजन बताया था कि वायर के अंदर जब करंट पास होगा तो वो गर्म क्यों हो जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि जब किसी भी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इट बिकम्स हॉट। और इसका मतलब क्या होता है कि जो करंट हम प्रोवाइड करें, करंट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इसी इफेक्ट का नाम क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जूल हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, सिंपली किसी भी वायर के अंदर से करंट पास हुआ मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हुई और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट के अंदर। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज हमारा जैसे आयरन हो गया, गीजर हो गया, वहां पे इसका हम यूज करेंगे। और भी जो भी अप्लायंसेज है जिनका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो यही है कि उनको हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मतलब करंट उसके अंदर से प्रोवाइड करेंगे और वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका हम कोज देखते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है वायर के अंदर, ऐसा क्या है कि वहां पे जो है हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले हमने एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, अब इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरीके से हो जाएगी। अब इस वायर के अंदर हमें पता है कि कंडक्टर है तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बहुत सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, जब तक इसके अंदर कोई करंट नहीं था, जब तक कोई करंट नहीं होगा तब तक इन इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब जब जो ये कंडक्टर है रूम के जिस भी टेम्परेचर के ऊपर रखा हुआ होगा उस टेम्परेचर की वजह से इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट हो रही है। बट फिर करंट क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि रैंडम मूवमेंट हो रही है, एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे। अब हमने जैसे ही इस की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज करते ही इसमें करंट फ्लो हो गया। करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब करंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी, इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी तो है ही है। थर्मल एनर्जी के साथ साथ इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई ड्यू टू दिस सेल या ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो या फिर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के पास ये दोनों एनर्जी है तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। जब वो पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ जा रहे हैं तो उनको रास्ते में क्या मिलेंगे, रास्ते में मिलेंगे आयंस या एटम्स। जिसके भी कंडक्टर जिससे मिलके बना हुआ है वो आयंस या एटम मिलेंगे। उन आयन या एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे। ठीक है, और जब कोलाइड करेंगे तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी, जो इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई थी, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो अपनी इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी को किसको दे देंगे, आयंस और एटम को दे देंगे। और उस वजह से जो आयंस और एटम है वो हायर फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे, वो हायर फ्रीक्वेंसी के साथ उनमें वाइब्रेशन आ जाएगा और उसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, ये हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने अपनी काइनेटिक एनर्जी आयंस को या फिर एटम्स को दे दी जिसकी वजह से वो
वाइब्रेट करेंगे अपनी पोजीशन के ऊपर, और उनकी वाइब्रेशन की वजह से वो क्या हो जाएंगी, हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो सेल की ईएमएफ है, जो ईएमएफ की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया इसका कोड। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि मैथमेटिकली कितनी हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है। देखो हम डायग्राम यही वाला ले लेते हैं। इस कंडक्टर की लेंथ हमने ए बी मान ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इज कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है। यहाँ पे V क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिखो, पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। जो ये कंडक्टर हमने लिया है इसके एंड के अक्रॉस हमने ये एक ईएमएफ अप्लाई कर दी, एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। ठीक है, हो गया। टी इज द टाइम पीरियड, टाइम फॉर विच करंट इज पासिंग, फॉर विच करंट इज पासिंग, जिसकी जितने टाइम पीरियड तक करंट इसमें से पास हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखो इसमें मान के चलेंगे कि ए और बी के बीच में क्यू चार्ज, इसको हम नाम नहीं देंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन, हम मान लेते हैं कि टोटल चार्ज वो है क्यू है जो ए और बी के बीच में मूव कर रहा है, बी से ए गया या फिर ए से बी गया, वो डिपेंड करता है बैटरी को तुमने किस तरह से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्यू इज द चार्ज which is flowing between A and B। तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, और W क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन इन कैरिंग चार्ज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में चार्जेस को मूव करवाने के लिए जितना वर्क डन हमने करना पड़ा है वो कितना होगा, W। वो किस पे डिपेंड करेगा, इस सेल की वोल्टेज पे। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, V इंटू क्यू। अब क्यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, IT। तो ये हो गया हमारे पास वर्क डन। इसके अलावा V की जगह अगर हम IR पुट कर देंगे तो I स्क्वायर RT, या फिर I की जगह V बाई R पुट कर देंगे तो V स्क्वायर बाई R। ये आ गया हमारे पास वर्क डन के तीनों ही फॉर्मूले बन गए। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है ये वर्क डन किसकी फॉर्म में अपीयर होने वाला है, हीट की फॉर्म में। ठीक है, दिस वर्क डन अपीयर इन फॉर्म ऑफ हीट। तो हम बोलेंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, कोई भी फॉर्मूला उठा लो, मैंने ये वाला ले लिया, आई स्क्वायर आर टी जूल। ठीक है, अब यहां से देखो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 या फिर 4.2 लिख दो, 4.2 जूल, राउंड ऑफ करके हमने 4.2 लिख दिया है। 4.2 जूल के इक्वल होता है, तो यहाँ से 1 जूल किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4.2 या 1.8, जो भी तुम्हें लिखना है, मैं दोनों लिख रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कैलोरी। ठीक है, अब देखो
एक जूल में इतनी कैलोरी होती है, तो इसको भी तुम कैलोरी की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी डिवाइड बाई 4.18 या 4.2 कैलोरी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास जूल हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, जूल हीटिंग इफेक्ट हम इसी को बोलते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्र आर टी। ठीक है, मतलब यहां से हम बोलेंगे H इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्र, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल होती है एसी और डीसी दोनों के लिए। चाहे हम एसी करंट वायर के अंदर से पास करवाए या डीसी करंट पास करवाए, हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी। ठीक है, एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। और दूसरा, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि करंट की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर दे, ऐसा नहीं है कि तब कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तब कूलिंग नहीं होगी, तभी भी इसके अंदर हीट ही प्रोड्यूस होगा। इरिवर्सिबल, और ऐसा नहीं उस हीट के थ्रू हम दोबारा से करंट बना सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जूल हीटिंग इफेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी? पावर का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन को हम एनर्जी बोल देंगे, तो एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसको हम क्या लिखेंगे? द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द कौन? बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, बाय द source of EMF is known as इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे और पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम ये इन्होंने बोल ही रखा है ना, द रेट मीन टाइम एट विच वर्क इज डन, वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने देखा, वी आई टी डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसिल, पावर का फॉर्मूला आ गया वी आई, वी की वैल्यू पुट कर दो तो आई स्क्र आर आ गया, आई की वैल्यू पुट कर दो तो वी स्क्र अपॉन आर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट देखो, यूनिट कौन कौन सी होगी इसकी? यहां से देखोगे तो इस फॉर्मूले से वर्क डन की यूनिट जूल, टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड। इस फॉर्मूले से देखोगे तो यूनिट कितनी बन गई? वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इस फॉर्मूले से देखोगे तो एम्पियर स्क्वायर ओम, और इस फॉर्मूले से देखोगे तो वोल्ट स्क्वायर पर ओम। अलग अलग बन गई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यूनिट बना सकते। फिर बेसिक यूनिट क्या होगी इसकी? बेसिक यूनिट होगी वाट। वाट। अगर कोई तुमसे पूछता है कि पावर की यूनिट क्या होती है, तो इसकी जो बेसिक यूनिट जो हम यूज करते हैं वो होती है वाट। और अगर हम बिगर यूनिट की बात करें तो वो होगी किलोवाट या फिर मेगावाट। किलोवाट या फिर मेगावाट। कमर्शियल लेवल पे कौन सी यूनिट होगी? किलोवाट मीन्स 10 रेज टू द पावर 3 वाट, मेगावाट मीन 10 रेज टू द पावर 6 वाट। ठीक है, और अगर हमने कमर्शियल लेवल पे देखा, कमर्शियल लेवल पे कितना होगा? हॉर्स पावर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होगी? तो 1 एचपी लिखते हैं, हॉर्स पावर को 746 वाट के ऊपर इक्वल होगी। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। इसके ऊपर हमारा कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। हॉर्स पावर क्लियर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द वर्क डन और
एनर्जी supplied by the source of EMF। तो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, वर्क डन होगा या फिर एनर्जी सप्लाइड होगी बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। वो हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी यूनिट देखो, एनर्जी है तो सिंपल जूल, कैलोरी या फिर किलोवाट आवर, क्योंकि यहां से देखो वर्क डन को ही हमने एनर्जी बोला है तो P इंटू टी, किलोवाट आवर, जिसकी ये वाली यूनिट है, ये सबसे बेसिक यूनिट होती है और इसी को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कितने यूनिट बिजली का बिल आया, तो मतलब कितने किलोवाट आवर हमने बिजली को यूज किया है। अगर हम बोले 1 यूनिट तो मतलब कितना हो गया 1 किलोवाट आवर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया ए बल्ब ऑफ 100 वाट, पावर कितनी दे दी, 100 वाट का बल्ब है, ऑपरेटिंग फॉर 6 आवर्स, टाइम कितना दे दिया 6 आवर इन ए डे, टोटल डेज कितने बोले इन्होंने 7 डेज के अंदर, 7 डेज तक वो डेली 6 आवर तक ऑन रहता है। ठीक है, तो बताओ कि उसने कितने यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी कंज्यूम की, तो बताओ अब बिजली के बिल में कितनी यूनिट आएगी हमारे पास। तो अब देखो यहां से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला होगा पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है 100 वाट, टाइम कितना है 6 आवर्स, तो कितना आ गया 600 वाट आवर। कितने दिन तक यूज किया, टोटल एनर्जी, ये तो सिंपल एक एनर्जी आ जाएगी एक दिन के अंदर, इन 1 डे, इन 1 डे टोटल एनर्जी इन 7 डेज कितनी आ जाएगी इंटू 7, तो कितनी आ गई 4200 वाट आवर। अब 4200 वाट आवर उसने एनर्जी कंज्यूम किया, बट अभी हमने देखा कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास किलोवाट आवर होती है, तो इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, 1000 को मैं किलो लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किलो लिख दिया, तो कितना आ गया यहां से 20 से 20.4.2 किलो वाट आवर। और किलो वाट आवर क्या है हमारे पास, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 4.2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी इसके न्यूमेरिकल्स करोगे वहां पे देखना कि जो आंसर आएगा हमारा वाट आवर के अंदर आएगा, उस वाट आवर को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो किलो वाट आवर में आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट कर लोगे, ये न्यूमेरिकल हो गया। अब देखो इसका जिसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट समझो एक बार। इन्होंने बोला है कि इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगी, पहले इसकी थ्योरी देख ले दो एक बार। इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इस तरफ कर लेते हैं हम इन पैरेलल। ठीक है, देखो इन सीरीज, सीरीज में करंट हमारे पास सेम होता है, पैरेलल में हमारे पास पोटेंशियल V सेम होता है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पे लो करंट वाला किसके इक्वल था I स्क्वायर R, और यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लो V स्क्वायर बाई R। ठीक है, अब इसमें करंट सेम था इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिया, यहां से हम बोल देंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और V इज इक्वल टू होता है हमारे पास आई आर, तो यहां से मैं बोल दूंगी करंट सेम है तो मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, इसमें हो गया P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि V सेम है ना
तो R को डिवाइड में ले जाओ, V बाई R, और V सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, देखो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन क्वेश्चंस में, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे कि एक हमने 100 वाट का बल्ब लिया, एक 500 वाट का बल्ब लिया, कौन और उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। इसको लिखो, द power consumed and the potential difference is higher in high resistance। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हायर है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा और उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। इसमें उल्टा कर दो, सेम लिख के इन लो रेजिस्टेंस लिख ही देती हूं, द पावर कंज्यूम्ड and current is higher in low resistance। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे मैं ये बोल सकती हूँ, हायर वाट बल्ब, हायर वाट बल्ब विल ग्लो लाइटर। ठीक है, इसका मतलब क्या, हायर वाट बल्ब जिसकी पावर ज्यादा होगी, इसमें अगर पावर ज्यादा है तो हमें पता है कि उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है दैट मीन्स वो कम ग्लो करेगा, वो बल्ब कम ग्लो करेगा। अगर हम सीरीज की बात करें तो एक बल्ब लिया हमने 100 वाट का और एक बल्ब लिया हमने 500 वाट का, तो पावर ज्यादा किसकी है, 500 वाट की। अगर 500 वाट की पावर ज्यादा है दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस, अब वहां पे वोल्टेज भी ज्यादा होगी तो करंट उसमें क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ज्यादा वाट वाला बल्ब का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है इसलिए वो कम ग्लो करता है। लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें अगर पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और वो ग्लो ज्यादा करेगा, ग्लो ज्यादा करेगा। तो अगर मैं इन दोनों केस में एग्जांपल ले रही हूँ 100 वाट का और 500 वाट का, जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो ज्यादा वाट वाला बल्ब कम ग्लो करेगा। तो यहाँ पे ज्यादा ग्लो करने वाला बल्ब कौन सा, 100 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। और पैरेलल के अंदर पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है तो ग्लो ज्यादा है, तो यहाँ पे 500 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, सीरीज में जब हम बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते, बहुत सारे बल्ब कनेक्ट कर देते और बीच में से अगर एक बल्ब खराब हो गया तो सारे बल्ब ऑफ हो जाते। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल के अंदर जैसे हमने यहाँ पे लिया, एक बल्ब अगर खराब हो गया तो ऐसा नहीं है कि बाकी सारे भी बंद हो जाएंगे, बाकी ग्लो करेंगे, वो जो बल्ब है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो ग्लो नहीं करेगा। हो गया क्लियर? अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे एक पॉइंट है कि इसका कोई मतलब नहीं है कि ज्यादा पावर वाला जो बल्ब होता है वो ज्यादा ग्लो करता है, क्योंकि जो वहां पे हम पी का फॉर्मूला लिखते हैं उस पी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है अभी हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दो बल्ब ले लिए पैरेलल के अंदर, यहाँ पे दो बल्ब ले लिए हमने सीरीज के अंदर, एक 100 वाट का एक 500 वाट का। इसके बजाय यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम 3, 4, 5 बल्ब भी कंसीडर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बल्ब या 4 बल्ब लगा लो पैरेलल में अलग अलग पावर के, इधर भी सीरीज में 4 बल्ब लगा लो अलग अलग पावर के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जो वोल्टेज दी है वो 220 वोल्ट दे दी, की को ऑन कर दिया, 220 वोल्ट दे दी, की को ऑन कर दिया।
करंट इसमें से पास होगा। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो गए, इन दोनों में करंट जाएगा। अब देखो पैरेलल के अंदर कौन सा करंट, कौन सा जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा। वैसे तो हमें इसका आंसर पता है कि 500 वाट वाला बल्ब जो है वो मोर ग्लो करेगा। मोर ग्लो मतलब उसकी जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा होगी। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे। और सीरीज के अंदर हमें पता ही है कि 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा। 100 वाट वाले बल्ब की ब्राइटनेस है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसको देखो कैसे। अब पैरेलल में है, पैरेलल में हमारे पास जो पावर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यही है। और सीरीज में फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो P पॉइंट हमने लिया है, इस P पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये पावर नहीं है कि 100 वाट या 500 वाट, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, पावर तो हमें दिख ही रही है, वो किसी फॉर्मूले पे डिपेंड थोड़े ना कर रही है। ये जो पावर है ये तो बल्ब को ऑलरेडी डिजाइन कर रखी है मैन्युफैक्चरर ने कि एक 100 वाट का है, एक 500 वाट का है। ठीक है, तो ये जो पावर है ये होती है इसकी ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, या फिर हम बोलेंगे पावर डिसिपेटिंग, पावर डिसिपेटिंग, पावर डिसिपेटिंग होती है या फिर पावर मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस होती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे P का मतलब क्या है कि ब्राइटनेस बताने के लिए, ब्राइटनेस, वैसे इसका मीनिंग होगा पावर डिसिपेटिंग, कितनी पावर है वो डिसिपेट हो रही है जो हमें ब्राइटनेस की फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, इसको मैं दोनों मीनिंग लिख देती हूँ, पावर डिसिपेटिंग और ब्राइटनेस हमने इधर लिख दिया। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब पैरेलल के अंदर V सेम होता है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल रह गया R के। सीरीज में करंट सेम होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R के। तो इन क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर। तुम बोलोगे कि ये सब करने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बट आगे और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ पैरेलल में लगे होंगे, कुछ सीरीज में लगे होंगे, कहीं पे की को ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड पता होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई पी। वी की वैल्यू कितनी है, 220 डिवाइड बाई पावर कितनी हो गई 100। कितना रेजिस्टेंस आ गया इसका, 484। इस बल्ब का रेजिस्टेंस है 484 ओम, तो इसका भी कितना हो गया 484 ओम। यहाँ पे कितना हो गया इसका रेजिस्टेंस 220 और डिवाइड बाई 500, 0 484 डिवाइड बाई 5, डिवाइड कर लेते हैं 484 डिवाइड बाई 5, 96 पॉइंट समथिंग। हाँ 96.8, 96.8 ओम, 96.8 ओम। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके, अब इसी का यूज क्यों करते, सीरीज में हम क्या कोई और फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, क्योंकि जब भी हमें कोई भी दे रखा हो, सीरीज दे रखा हो या पैरेलल दे रखा हो, मोस्टली केसेस में तुम्हें वोल्टेज दी मिलेगी। तो यहाँ पे ये पावर का हमारे पास जनरल फॉर्मूला भी है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, क्योंकि V दे रखी है तो फिर रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो हमारे पास यही फॉर्मूला है। इसीलिए चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो, रेजिस्टेंस निकालने के लिए तुम इसी फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, अब देखो
पैरेलल के अंदर जो पावर होती है, जो ब्राइटनेस होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर कम होगी, पावर मतलब ब्राइटनेस। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ब्राइटनेस कम होगी। रेजिस्टेंस कम है तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस कम है 96.8, तो ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, मोर brightness more brightness will be when resistance is small. ठीक है, that is 500 watt bulb। क्लियर है, हो गया ये पॉइंट क्लियर। इसी तरह इसके अंदर देखो, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा पावर डिसिपेटिंग, उतना ज्यादा ब्राइटनेस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब B1 बल्ब। ठीक है, मोर रेजिस्टेंस मीन more resistance means more brightness, more brightness। ठीक है, ये हमने सीरीज की बात कर ली और ये हमने पैरेलल की बात कर ली। अगर सीरीज में एक बल्ब फ्यूज हो गया, जैसे यहाँ पे तो हमने दो ही लिए, मान लेते कि 3 या 4 बल्ब लिए, अगर एक बल्ब है वो फ्यूज हो गया तो उस केस में दूसरा बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, वो फ्यूज नहीं होगा बट वो इन जनरल ग्लो करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि बीच में से सर्किट ओपन हो गई, यहां से सर्किट ओपन हो जाएगा। क्लियर है। और पैरेलल में अगर एक फ्यूज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे के सारे सर्किट में लगे रहेंगे और वर्क करते रहेंगे। इसी वजह से तो हमारे जो घर के अंदर सारी की सारी जो कॉम्बिनेशंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो पैरेलल में लगे होते हैं कि कहीं पे अगर बल्ब फ्यूज हो गए या फिर हमारा जो फ्रिज है वो खराब हो गया तो उसकी वजह से जो बाकी अप्लायंसेज है वो खराब ना हो या फिर वो बंद ना हो। ठीक है, वो अपना काम करते रहे। क्लियर है, इतना समझ आ गया ये ब्राइटनेस वाला कॉन्सेप्ट। अब आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पे हमने 3 बल्ब कनेक्ट कर लिए इस सेल के साथ। तो होता क्या है कि अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, अगर ऑन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों दो बल्ब है यहाँ पे, और उनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा होगा और कौन सी की ब्राइटनेस कम होगी वो डिपेंड करेगा उनकी पावर के ऊपर। बट अगर पावर सेम है, वो सेम वाट के बल्ब है, तो उनकी ब्राइटनेस क्या होगी, दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि जो तीनों बल्ब है उनकी पावर सेम है। ठीक है, ऑल बल्ब आर ऑफ सेम पावर, सेम पावर, जो गिवन पावर है, जो कितने वाट का है वो सेम है। दैट मीन्स उनका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी सभी का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये दे रखी है या नहीं भी दे रखी है, दैट मीन्स हम उसको एज्यूम कर लेंगे कि इन सभी का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, क्योंकि इनकी पावर सेम है। ठीक है, अब पावर सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। अब बताओ क्या होगा, क्योंकि जब तक स्विच ऑन है, व्हेन एस इज ओपन, तो देखो एस ओपन है तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस होगी, क्योंकि ओपन हुआ तो मतलब बी तो अब सर्किट में है नहीं। ठीक है, तो बी तो क्या होगा, ऑफ होगा, और ए और सी क्या होंगे, ऑन होंगे और इक्वली ब्राइट होंगे, इक्वली ब्राइट हो गए। बट हमें ये नहीं बताना है, हमें इसको बताना पड़ेगा कि इक्वली ब्राइट होने का मतलब क्या है। कि मान लेते हैं कि इक्वली हम ब्राइटनेस को एज्यूम कर रहे, जैसे कि वो 10 है और जैसे ही हमने एस को क्लोज किया, वो 10 की बजाय दोनों 10 के हैं, जैसे ही एस को हमने क्लोज किया तो क्या वो एक ही ब्राइटनेस है, वो 10 से इंक्रीज होके 14 15 पे जाएगी या 7 8 पे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्विच को ऑफ करने के बाद यहाँ पे ये दो बल्ब बन गए पैरेलल के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे, इसको समझेंगे, लेकिन अभी हम वैसे देख लेते हैं कि ए और सी की ब्राइटनेस है कितनी।
अब देखो ए और सी दोनों यहाँ पे क्या हो गए सीरीज में, इसका भी रेजिस्टेंस आर है और इसका भी रेजिस्टेंस आर है, तो इस पूरे सर्किट में करंट कितना होगा, V डिवाइड बाई 2R, क्योंकि ये जो R है वो हमारे सर्किट के अंदर है नहीं क्योंकि S ओपन है, और ये जो करंट होगा अब वो दोनों के अंदर से जाएगा, V डिवाइड बाई 2R आ रहा है, ओपन है, तो इन दोनों के अंदर क्या होगा, करंट इक्वल होगा, तो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला बन जाएगा V डिवाइड बाई 2R। ठीक है, इक्वली ब्राइट है और करंट इतना है। अब हम कर देते हैं S को क्लोज, व्हेन S इज क्लोज। ठीक है, अब देखो जो S है हमारे पास क्लोज होगी, अब करंट बताओ कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, R और R दो पैरेलल में है तो कितना रेजिस्टेंस बन गया, कम हो गया ना रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा R/2, तो यहाँ पे नेट बन जाएगा R प्लस एक बल्ब R का, और यहाँ पे इन दोनों का कुल मिला के जो रेजिस्टेंस बन जाएगा वो R/2 बन जाएगा। ठीक है, और हमने उसको ऐड करके कर लिया तो कितना आ जाएगा 3R/2, तो करंट कितना हो गया V 2V डिवाइड बाई 3R। ठीक है, ये जो करंट बना है वो नेट करंट बना है, और इतना करंट जाएगा ए में से, ए में तो क्योंकि V के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है तो करंट हो जाएगा हमारे पास 2V डिवाइड बाई 3R, और करंट इन B एंड C, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में इक्वल करंट जाएगा, बट ये हाफ हो जाएगा, जो टोटल करंट है उसका हाफ ऑफ करंट दोनों बल्ब के अंदर से जाएगा, तो कितना जाएगा V डिवाइड बाई 3R। ठीक है, तो अब देखो जब इन दोनों में इक्वली करंट गया इतनी इतनी वैल्यू, अब हमें बताना है कि किसकी ब्राइटनेस ए और बी, ए और सी की, क्योंकि दो ही बल्ब थे ना, तो ए और जो सी की ब्राइटनेस है क्या वो इंक्रीज हुई है, क्या वो डिक्रीज हुई है, या एक की इंक्रीज एक की डिक्रीज हुई है, इसकी डिक्रीज इसकी इंक्रीज हुई, ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब देखो जो ए के अंदर है यहाँ पे जो ब्राइटनेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट की, क्योंकि हमारे पास करंट का ही कॉन्सेप्ट है, तो ब्राइटनेस मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यहाँ पे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर उल्टा बोल दो, सॉरी उल्टा ही होगा ना, ब्राइटनेस P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। ठीक है, तो R तो सभी का सेम है, तो ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखो पहले आई के अंदर करंट था 1/2 V/R, और अब जो ए के अंदर करंट है, ये ए और सी दोनों के अंदर है ना, पहले ए के अंदर करंट था 1/2 V/R, और अब कितना करंट है, जब हमने एस को क्लोज कर दिया है तो ये करंट बन गया है 2/3 VR, 1/2 मतलब कि 0.5, और अब कितना बन गया है ये 0.667। ठीक है, तो मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है ए के अंदर, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ए की, जैसे ही स्विच को ऑफ किया ए के अंदर करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई, दैट मींस ब्राइटनेस ऑफ ए इंक्रीजेस, ब्राइटनेस ऑफ ए इंक्रीज, ए की ब्राइटनेस तो क्या हो गई इंक्रीज हो गई। ठीक है, इनमें से कौन सा आएगा हमें नहीं पता। अब सी की देखते हैं, क्योंकि बी का तो कोई लेना देना ही नहीं, बी तो पहले ऑफ था तो अभी ऑन ही हुआ है, तो यहाँ पे सी के अंदर भी इतनी थी 1/2 V/R, और अब कितनी हो गई है सी के अंदर 1/3 V/R, ये हो गई 0.5, 1/2 की वैल्यू, और ये कितनी हो गई 0. ठीक है, इतनी 3, तो इसका मतलब इसमें तो घट रहा है करंट की, क्योंकि अब जो करंट है वो बी के साथ शेयर हो रहा है, करंट कम हो रहा है, दैट मींस
ब्राइटनेस ऑफ सी डिक्रीजेज। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे सी की ब्राइटनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि स्विच को ऑफ करने के बाद ए की ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो गई और सी की ब्राइटनेस है वो डिक्रीज हो गई। क्लियर है। अब इसका उल्टा भी दे सकते हैं, वो स्टार्टिंग कंडीशन ये देके फिर बोल सकते हैं कि स्विच को अगर ऑन कर दिया तो क्या होगा। स्विच को ऑन कर दिया तो इसका उल्टा हो जाएगा, ब्राइटनेस ऑफ ए है वो डिक्रीज हो जाएगी और ब्राइटनेस ऑफ सी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये पूरा क्वेश्चन है वो उल्टा हो जाएगा। कर लोगे अब ये दोनों क्वेश्चन कि पहले की क्लोज है फिर ओपन और एक पहले ओपन है फिर क्लोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का दे रखा है कि यहाँ पे इन्होंने 3 बल्ब दे दिए, 2 बल्ब पैरेलल में है, एक बल्ब यहाँ पे इनके साथ सीरीज में है, 60 वाट 60 वाट 60 वाट, मतलब तीनों बल्ब की जो पावर है वो सेम है, तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा। और रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वोल्टेज दी हुई है 120, तो 120 इंटू 120 और यहाँ पे पावर कितनी हो गई 60, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 240 ओम। सभी का रेजिस्टेंस आ गया 240 ओम, 240 ओम, 240 ओम। ये पॉइंट तुम सबसे पहले निकाल सकते हो। फिर टोटल पावर डिसिपेटेड इन 3 बल्ब विल बी। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 3 मेथड है, जिसको जो मेथड इजी लगे वो वाला मेथड कर सकते हो। सबसे फर्स्ट मेथड होता है तुम नेट रेजिस्टेंस निकालो पूरे सर्किट के अंदर, नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो रेजिस्टेंस ऑफ बी एंड सी, रेजिस्टेंस ऑफ बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ बी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ सी। यहां से जब तुम सॉल्व करोगे, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है 240 और सी की वैल्यू भी कितनी है 240, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका हाफ 120 ओम। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रही हूँ, क्योंकि तुम देखते ही बता दोगे कि इन दोनों का तो 120 हो जाएगा, इक्वल है तो हाफ हो जाएगा, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब ये 120 240 के साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो इसका मतलब 120 प्लस 240 किसके इक्वल होगा 360 ओम। नेट रेजिस्टेंस तुम्हें ऑलरेडी निकालना आ गया है अच्छे से, तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 360 ओम। अब करंट और निकाल लो, करंट किसके इक्वल होगा V डिवाइड बाई आर नेट। V की वैल्यू 120 और आर नेट कितना है 360, तो करंट कितना आ गया 1/3 एम्पियर। अब देखो इन्होंने बोला पावर डिसिपेटेड, तो पावर डिसिपेटिंग का फॉर्मूला हमें पता है किसके इक्वल है आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब आई स्क्वायर और आर की वैल्यू पुट कर दो। आई स्क्वायर मीन्स 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और आर कितना है हमारे पास, आर नेट 360, कितना आ गया 40 वाट। और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट मेथड, मतलब हम डायरेक्ट इस सेल ने कितनी जो पावर डिसिपेट की है वो हम कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, एक मेथड हमारे पास होता है ये वाला। अब दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि हम अलग अलग इन सभी की पावर कैलकुलेट करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेट करो। ठीक है, अब सेकंड मेथड, अलग अलग पावर कैलकुलेट भी हम इनकी कर सकते हैं। एक बार एक और देख लो, पावर का एक और फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर। वहां पे हमें ये आई निकालने की जरूरत ही नहीं है, करंट ही नहीं निकालने की नीड नहीं है। पावर डिसिपेटिंग V की वैल्यू कितनी है 120, तो 120 इंटू 120 और नेट रेजिस्टेंस कितना है 360, 340, तो पावर कितनी आ गई 40 वाट। ये जो दोनों मेथड है फर्स्ट एंड सेकंड मेथड, ये मेथड है हमारा सेल की हेल्प से। हमने बल्ब नहीं लिया, हमने बल्ब को एक रेजिस्टेंस मान के और फिर देखा कि ये सेल कितना वर्क कर रही है। ठीक है, और थर्ड मेथड क्या है, सभी के अंदर अलग अलग पावर निकाल लो, अलग अलग पावर कितनी होगी, सभी के अंदर पावर डिसिपेट कितनी हो रही है। तो ए के अंदर देखो पावर इन ए किसके इक्वल होगा, आई स्क्वायर रेजिस्टेंस ऑफ ए।
ए के अंदर जो करंट जा रहा है वो यही होगा 1/3, क्योंकि जो नेट करंट है वो 1/3 एम्पियर है। इसमें करंट गया कितना, 1/6 एम्पियर, हाफ ऑफ करंट, यहाँ से 1/3 आ रहा है, तो यहाँ से 1/3 गए, यहाँ से 1/3 का हाफ, 1/3 का हाफ 1/6 एम्पियर दोनों में जाएगा। अब अलग अलग पावर निकाल दो। आई स्केयर, ए में कितना है 1/3 का स्केयर, और रेजिस्टेंस इन ए 240, 1/9, 240, 3 से कैंसिल कर दो, 3 80, कितना आ गया 80/3 वाट। ये आ गया पी ए के अंदर। पी बी और पी सी, इनकी पावर सेम होगी, आई स्क्वायर आर बी एस सी में लिख नहीं रही हूँ, मान लेना कि अगर बी का निकाल रहे तो दोनों बी के, और सी का निकाल रहे हैं तो सी के। कितना हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर 36, और रेजिस्टेंस कितना 240, 12 से कैंसिल कर दो 3, तो कितना आ गया 12/3 पीबी, और पीसी भी कितना आ गया 12/3 वाट। ठीक है, नेट पावर कितनी होगी सभी को ऐड कर दो, 80/3 प्लस 20/3 प्लस 20/3, एलसीएम आ गया 3, 80 प्लस 20 प्लस 20 कितना होगा 120/3 और 40, तो नेट पावर कंज्यूम इज 40 वाट। ठीक है, क्लियर है। तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये 3 बल्ब इन्होंने दिए 100 वाट का, 60 वाट का और 60 वाट का। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो आउटपुट पावर्स है बल्ब की, आउटपुट पावर मतलब कि एक तरह से ब्राइटनेस, वो कितनी है W1 W2 और W3, उनको हमें कंपेयर करके बताना है W1 W2 और W3 में से किसकी वैल्यू मिनिमम होगी और किसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना तीनों के तीनों बल्ब का, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है V²/P। तो कैलकुलेट कर ली R1, जो ये वाला रेजिस्टेंस है कितना आ गया 625 ओम, ये कितना आ गया 1042 ओम, और इसकी वैल्यू भी 1042 ओम। ठीक है, तो अब कंपेयर करते हैं। देखो, अगर हम इसकी ब्राइटनेस को हम बोल रहे हैं W1, W2 और W3, सबसे पहले हम W1 और W2 को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इजी होगा फिर कैलकुलेट करना। W1 और W2 फर्स्ट एंड सेकेंड बल्ब में से कौन सा ज्यादा ग्लो कर रहा होगा। तो देखो, अब हमें वैसे तो पता है कि सीरीज के अंदर जो कम वाट वाला बल्ब होता है वो ज्यादा ग्लो करता है, तो यहाँ पे ग्लो कर रहा होगा 60 वाट वाला। ठीक है, फिर भी हम लॉजिक देख लेते हैं कि जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस या फिर हम जिसको पावर डिसिपेटिंग बोलते हैं सीरीज में, वो होती है I²R। ठीक है, तो मतलब जो ब्राइटनेस होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी R, और रेजिस्टेंस कितना किसका ज्यादा है, सेकेंड बल्ब का ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे W2 ग्रेटर देन होगा W1 के। क्लियर है, ये तो हो गया, लेकिन हमें रिलेशन चाहिए W1, W2 और W3 का। ठीक है, सिंपल। अब हम W3 का निकालते हैं, तो इन दोनों का देखो पावर, मैं यहाँ पे दो मेथड करवाऊं। ठीक है, जो जब हमारे दो दो बल्ब होते हैं, अगर दो बल्ब, इसको तुम शॉर्ट नोट डाल के लिख सकते हो, अगर दो बल्ब सीरीज में है, 2 या 3 जितने भी है, तो उनकी जो नेट पावर होगी वो कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर वो पैरेलल में है, अगर वो पैरेलल में है तो नेट पावर डायरेक्ट ऐड होके आएगी। ठीक है, अभी दोनों के दोनों सीरीज में, एक 60 और एक
मैं यहाँ पे शॉर्टकट करवा रही हूँ, मतलब दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, एक बार इस तरीके से समझ लो। एक 100 वाट का है, एक 60 वाट का, तो 1/100 प्लस 1/60। जब इसको सॉल्व करोगे तो 60 into 100 एज इट इज ले लो, ऊपर आ गया 160, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया? जब हमने पी नेट निकाला तो किसके इक्वल आ गया? 600 डिवाइड बाई 16। 4 पे कर दो, फिर दोबारा 4 पे जा रही है, 2 पे कर दो, ठीक है। 75/2, 75/2 वाट। अभी पावर कितनी आ गई? 75/2 मीन्स इतने वाट का एक बल्ब आ गया। हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक बल्ब लगा हुआ है ऊपर जो कितनी वाट का है? 77.5 वाट का, और नीचे एक बल्ब लगा हुआ है 60 वाट का। तो ये दो बल्ब हो गए, इन दोनों का इक्विवेलेंट बना लो एक, ठीक है। और सीरीज में है, सीरीज में है तो जैसे हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाते थे ना, रेजिस्टेंस वाला, उसको लगा के और इस पावर की इक्विवेलेंट पावर या नेट पावर निकालो। और अब हमें इसका आंसर पता है कि दोनों के अंदर पावर सेम है, तो जो ब्राइटनेस होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? वोल्टेज 250 का स्क्वायर पावर 37.5, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें पता ही है कैसे निकाला था, 250 का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर 60, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसका क्या आ रहा है? कम, और इसका क्या आ रहा है? हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, बस रेजिस्टेंस इसका क्या आ गया? ज्यादा आ गया हमारे पास, और इसका रेजिस्टेंस क्या आ गया है? कम आ गया। इसका रेजिस्टेंस कम है तो मतलब ब्राइटनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। ब्राइटनेस इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी 60 वाट वाले बल्ब की। तो मतलब जो W3 है इसको तुम मान लो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो W3 इज ग्रेटर देन W1 प्लस W2। समझ आया? इन दोनों बल्ब का एक बल्ब लगा लो और उसकी पावर अलग हो गई, अब उसका रेजिस्टेंस भी अलग हो गया, फिर सिंपल अपना पैरेलल के हिसाब से कंपेयर कर दो। एक मेथड तो है हमारे पास ये, ठीक है। इसी तरह अगर पैरेलल में होते तो उनकी भी हम एक पावर बना सकते हैं। अब दूसरा मेथड जो है इस क्वेश्चन को करने का, सेकंड मेथड, ठीक है। 1 और 2 में हम कंपेयर कर चुके, प्रॉब्लम है इन दोनों का और इसका कंपेयर करना। तो ऊपर वाले का जो टोटल रेजिस्टेंस देख लो किसके इक्वल होगा, क्योंकि जो ब्राइटनेस होगी पैरेलल में ही है, ये ब्राइटनेस होगी वो V² होगी, पैरेलल में बनेगा ये कॉम्बिनेशन, और ये तो V तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस R के। नीचे तो हमें पता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1042 ओम। जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है टोटल दोनों का मिला के वो कितना है? देखो 1042 प्लस 1042 प्लस 625 761, कितना बना रेजिस्टेंस? 1667 ओम। मतलब ऊपर वाले जब दोनों को मिला दे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो इनकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम। और इसका रेजिस्टेंस इन दोनों के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ब्राइटनेस क्या है? रेजिस्टेंस कम है। दोनों को मिला के इसका जो रेजिस्टेंस बच गया थर्ड बल्ब का, वो रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम है तो ब्राइटनेस क्या हो गई? इसकी ज्यादा हो गई। ब्राइटनेस क्या हो गई? मोर हो गई। तो हम ये लिख सकते हैं W3 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1। ये हमारे पास आ गया रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि दो बल्ब है, एक है 30 वाट का और दूसरा है 60 वाट का, ठीक है। दो बल्ब इन्होंने दे दिए, एक है हमारे पास 30 वाट का और एक बल्ब है हमारे पास 60 वाट का, ठीक है। उनके ऊपर जो रेटिंग दे रखी है कि वो ये दे रखी है कि वो 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, जिसको मोस्टली स्टूडेंट है ऐसे इग्नोर कर देते हैं।
ठीक है, इसका मतलब हो गया कि वो 200 वोल्ट तक की जब बैटरी अप्लाई करेंगे, वोल्टेज देंगे, तब तक वो सेफ रहेंगे। और अगर इससे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप उनमें हो रहा है, दैट मीन्स वो फ्यूज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और हमने कनेक्ट कर दिया इन दोनों के साथ एक 400 वोल्ट की पावर सप्लाई। ठीक है, तो बताओ विच बल्ब विल गेट फ्यूज्ड इफ दे आर इन पैरेलल। पैरेलल का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैरेलल में तो क्या होंगे, दोनों ही फ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम पैरेलल में इस तरीके से दोनों बल्ब को लगाएंगे, समझ गए होगे मोस्टली स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर 400 वोल्ट है, ये डिजाइन तो करके 200 वोल्ट तक, और 400 वोल्ट, अब इस दोनों के अंदर दोनों बल्ब पैरेलल में है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, दोनों में सेम होगा, दोनों में 400 होगा, तो मतलब दोनों फ्यूज हो जाएंगे, बोथ गेट्स फ्यूज्ड, दोनों ही फ्यूज हो जाएंगे, दोनों बल्ब खराब हो जाएंगे पैरेलल के अंदर। सीरीज में क्या होगा, अगर सेम हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, ठीक है, 400 वोल्ट ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका रेजिस्टेंस निकाल लो। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 200 इंटू 200। वोल्टेज वही लेनी है क्योंकि पावर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पावर, और ये वी इसकी डिजाइंड वोल्टेज होती है, ना कि अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, इसी वजह से मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, 400 डिवाइड बाई 400 इंटू 400 डिवाइड बाई 30, गलत हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 30, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना बना इसकी जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, कितना बन गया, 4000 डिवाइड बाई 3 ओम। ठीक है, सेम इसके अंदर जब हम करेंगे 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 60, जीरो से जीरो 3, तो कितना बना, 2000 डिवाइड बाई 3 ओम। ठीक है, जो ज्यादा वाट का बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है, इतना हो गया। अब वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो। वोल्टेज ड्रॉप का हमारे पास फॉर्मूला देखो, हमें ऑलरेडी पता है वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है वी आर आई डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस। ये जब सीरीज और पैरेलल वाली वीडियो मैंने करवाई थी, तो उस वीडियो में ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब मान लेते ये हमारा फर्स्ट बल्ब है, ये हमारा सेकेंड बल्ब है। ठीक है, फर्स्ट बल्ब मीन V1, V अब ये अप्लाइड वोल्टेज होगी 400, फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4000 बाई 3, और नेट रेजिस्टेंस इन दोनों को ऐड कर दो, चाहे सीरीज में हो या पैरेलल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड करो, 4000 बाई 3 प्लस 2000 बाई 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 400, ऊपर कितना बच गया 4000, और नीचे अब देखो 3 3 एलसीएम लोगे, ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल, और ये डायरेक्ट ऐड होके 6000 आ गया। ठीक है, अब 2 3, तो यहाँ पे कितना बन गया 800 डिवाइड बाई 3, डिवाइड कर दो, 266.7। जो फर्स्ट वाला बल्ब है उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रही है 266.7 वोल्ट, तो सेकंड वाले बल्ब में कितनी होगी 400 माइनस 266.7, जो कितना आ जाएगा, लेस देन 200 वोल्ट। तो अब देखो, अब इस वाला जो ये वाला जो बल्ब है फर्स्ट बल्ब, यहाँ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है हमारी, ग्रेटर देन 200 वोल्ट। कितनी हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बताना है ग्रेटर देन हो रही है, ग्रेटर देन हो रही है, लेकिन ये तो डिजाइन ही 200 वोल्ट तक का कर रखा है कि 200 वोल्ट अगर इसमें आ रहा है वोल्टेज तो ठीक है, वरना तो फ्यूज हो जाएगा। तो जो ये वाला बल्ब है हमारा फ्यूज हो जाएगा, ये अब ये फ्यूज हो गया तो ये ऑलरेडी वैसे ही ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बट ये ऑफ होगा, खराब नहीं होगा, लेकिन ये जो बल्ब है ये फ्यूज हो गया मतलब खराब हो गया। कर लोगे?
अब ये क्वेश्चन तुम्हारे खुद के लिए, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करते रहो, बाकी इसके जैसे और भी क्वेश्चंस